धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, कंटिन्यू सीरीज हम इस वक्त बीकॉम के विद्यार्थियों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि बीकॉम में एनईपी सिस्टम लागू हो गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसके अनुसार सब्जेक्ट्स में बड़ा उथल पुथल किया गया है। कुछ सब्जेक्ट बीकॉम फाइनल ईयर के पहले हुआ करते थे, अब वो सेमेस्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, उनको पार्टीशन कर दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा कसमकस हो जाती है कि भाई सब्जेक्ट हमारे कौन से हैं, कौन से सब्जेक्ट नहीं है, उसका सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर आपको अपने सिलेबस की जो रिकवरी करनी है वह आपको कंटेंट बेस करनी होगी, यानी कि आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं आप अपने सिलेबस में ज़रूर मिला लीजिए। बिजनेस फाइनेंस 5th सेमेस्टर एनईपी सिस्टम के अनुसार 5वें सेमेस्टर में बिजनेस फाइनेंस की जो बुक है उसमें हमारा एक चैप्टर है कैपिटल बजटिंग का। उसमें डिविडेंड पॉलिसी भी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है। तो ये सब न्यूमेरिकल पोर्शन है। और ये 5वें सेमेस्टर में 2 न्यूमेरिकल, एक कारपोरेट अकाउंटिंग, एक बिजनेस फाइनेंस। पहले ये फाइनल ईयर में हुआ करते थे, जब एनईपी सिस्टम नहीं था, सेमेस्टर वाला सिस्टम नहीं था, तब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से जाना जाने वाला सब्जेक्ट, उसमें ये सब जो चैप्टर हैं वो रहते थे। इसमें से फिर कट गया, ये चला गया एमकॉम में कैपिटल बजटिंग वाला। तो कैपिटल बजटिंग की जो क्वेश्चंस की सीरीज है उसी को हम लगातार आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो कैपिटल बजटिंग में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 तक की वीडियो आप लोगों को हम दे चुके हैं। जब भी आप अपने सिलेबस की रिकवरी करें तो कंटेंट बेस करें, यानी चैप्टर के हिसाब से देखिए कि आपका कौन सा चैप्टर किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है और वह आपके सिलेबस में है या नहीं। तब आपको ज़्यादा अच्छा अनुभव प्राप्त होगा और आपको समझ में भी आएगा और आपको जानकारी भी मिलेगी। इसमें हम कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस की वीडियो आप लोगों तक दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके सामने यहाँ मौजूद है। हमारे पास जो बुक है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक है और ये केजी पब्लिकेशन यानी केजी गुप्ता की है, केजी पब्लिकेशन की। तो आप लोग भी जिस भी राइटर की बुक आपके पास हो, कोशिश कीजिए कि चैप्टर यानी कंटेंट के हर पॉइंट को आप आसानी से समझें, जिससे कि आप किसी भी राइटर के बुक के प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकें। यहाँ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करता हूँ कि इसको समझने के लिए आप लोग पूरी तरह बिल्कुल एकदम एक्टिव होंगे, फिट होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पर लिखा है ए लिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स मोस्टली बाय मैनुअल लेबर एंड is now considering for replacing it by a new machine. There are 2 alternative models, M and N, of the new machine. Prepare a statement of probability showing the payback period from the following information. यहाँ पर M और N 2 प्रकार की मशीनें रखी हुई हैं। इनका एस्टिमेटेड लाइफ M का 4 साल, M जो N है उसका 5 साल है। मशीन की कॉस्ट 9,000, इसकी 18,000 है। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, यहाँ पर सेविंग है, ये ध्यान रखेंगे। स्क्रैप से सेविंग करके 500 रुपये मिलेगा और डायरेक्ट वेजेज से, पहले जो काम मजदूर लोग करते थे तो अब वो मशीन करेगी, तो जो वेजेज है वो 6,000 की बचत हो जाएगी। इसके बाद मशीन का जो खर्चा होगा वो मेंटेनेंस का होगा, सुपरविजन का खर्चा होगा और डेप्रिसिएशन का खर्चा होगा। वही हाल इस मशीन का भी होगा, बिल्कुल सेम टू सेम। इन्फॉर्मेशन इसकी और इसकी दोनों की आपके सामने रखी गई है। एक बात ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों की कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो तो भाई आप लोग जो है पहाड़ा जिसे बोलते हैं ना टेबल, यह टेबल आपको मजबूत रखनी होगी। क्योंकि अगर जिस बच्चे की कैलकुलेशन में टेबल मजबूत नहीं होती है तो वो जो होते हैं ना, कहीं भी डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, तुरंत बोल नहीं सकते हैं। कैलकुलेशन उनकी बहुत ज़्यादा पुअर होती है। इसलिए मल्टीप्लाइकेशन में, डिवीजन में, एडिशन में सबसे ज़्यादा पहाड़े का जो रोल होता है बहुत ज़्यादा होता है। हमारे टाइम पर भी हमारे एक टीचर हुआ करते थे, तो वो जो है पहाड़ा सुनने के लिए, मतलब प्रिंसिपल थे वो, तो वो 5वीं क्लास को पढ़ाते थे
हम लोग तो फिर दूसरी क्लास में, बहुत बचपन की बात बता रहा हूँ आप लोगों को, तो दूसरी क्लास में थे तो वो प्रिंसिपल थे। प्रिंसिपल वैसे अपने यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, अपना उनका खुद का सब्जेक्ट रहता था, बहुत मारते थे बेहिसाब। और वो किसी भी क्लास में जो भी नर्सरी से लेकर के, पहले तो नर्सरी थी ही नहीं, एक थी बड़ी थी, फिर 2 क्लास होती थी। अब तो इंग्लिश मीडियम की वजह से नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी चल गया। पहले थी 1, फिर बड़ी, फिर दूसरी क्लास, तो ऐसे होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो उस वक्त हमारे जो प्रिंसिपल हुआ करते थे, उन्होंने जो है एक ऐसा जो है सिस्टम बना रखा था कि पढ़ा रहे हैं अपना सब्जेक्ट अपनी क्लास में, लेकिन वो डंडा लेकर के सब मास्टरों जो क्लास ले रहे होते हैं मास्टर, उनकी क्लास में ऐसे चले जाते थे, घूमते टहलते ऐसे जाते थे। किसी भी रैंडमली किसी भी स्टूडेंट को बुला लिया, हाँ भाई हेलो, पीछे वाले लड़का हो, बीच में हो, कोई भी हो, ऐसे घूमते घूमते गए, हेलो आपका क्या नाम है बेटा, बहुत प्यार से। और उससे पूछा कि बच्चा बोला सर मेरा नाम सोनू। सोनू, अच्छा बेटा कहाँ से आते हो? जी मैं वहाँ से आता हूँ फलाने गांव से। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बेटा। इतना अच्छा अच्छा करने के बाद फिर बोला 18 अट्ठे ऐसे बोल दिया उन्होंने पहाड़े में। बच्चे की एकदम सांस रुक जाती थी। बच्चा ने बोला 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौक 72, 18 चौक 72, 18 चौक 72, चिल्लाने लगता था। और भाई इतनी देर में तो मास्टर जी ने 4-5 डंडे दबा के रख देते थे। उनका खौफ इतना ज़्यादा होता था कि एक बच्चा क्लास पिट गया तो अगले दिन सबको 20 तक पहाड़े रेडी मिलेंगे। ये हाल थे हमारे सबके टाइम पे। और ऐसे ही 5वीं क्लास में, 4थी क्लास में, तीसरी का मतलब 5वीं क्लास उनका मैथमेटिक्स का जो है क्लास लेते थे, तो उनका ये विचार था कि 5वीं तक जो कोई स्टूडेंट आए मेरे पास तो उसको कम से कम 25-26 तक पहाड़ा बिल्कुल एकदम रटा हुआ होना चाहिए। अगर यहाँ पर पहुँचा है 5वीं क्लास में और उसको पहाड़ा मालूम नहीं है तो उसकी चमड़ी उधेड़ ली जाएगी। उनका ऐसा सिस्टम था। और उसी की वजह से हम लोगों ने 30 तक पहाड़े रट के फेंक दिए थे। और इतना खौफ पैदा कर दिया था उन्होंने। कहते हैं ना पढ़ाई 2 तरीक़ों से होती है, या तो शौक़ से या खौफ से। तो अगर शौक़ आपके अंदर नहीं होगा तो खौफ से पढ़ाया जाएगा। तो मास्टरों का यही हिसाब था पहले का। अब तो बच्चों को मास्टर अगर एक डंडा मार देता है ना तो पेरेंट्स खुद ही पहुंच जाते हैं अपने बच्चे के लिए कि मेरा बेटा क्यों हाथ लगा दिया, भाई किसने हाथ लगा दिया, किसने मार दिया। मतलब माँ बाप ने ही बच्चों को बर्बाद करने में सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रखा है। अगर मास्टरों को छूट दे दी जाए तो, और उनकी सुनवाई इतनी ना हो बच्चों के पीटने पाटने से मास्टरों के पास टीचर को जाना नहीं चाहिए। उनको छोड़ दो भाई, कह दो कि आप बच्चे को सुधारो बस। नहीं तो कल को अब क्या हो रहा है, बच्चे देखो आज के समय में क्या हो रहा है, कोई आत्महत्या कर ले रहा है, कोई अपने फ्रेंड को चाकू मार दे रहा है, कोई जो है मतलब कुछ पता ही नहीं लग रहा है बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अब का सिस्टम तो कुछ भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है। चलिए खैर सवाल पे आते हैं। हमें पे बैक पीरियड निकालना होगा, जिसका पे बैक पीरियड सबसे कम होगा उसी मशीन को हम प्राथमिकता देंगे यानी प्रेफर करेंगे। तो क्वेश्चन के मुताबिक पहले हम मशीन M को ले लेते हैं। मशीन M में सेविंग जो डायरेक्ट वेजेस से हुई 6,000 रुपये की, स्क्रैप से जो सेविंग होगी वो 500 रुपये की होगी। कुल मिला के 6500 रुपये की इनकी बचत होगी मशीन M को लगाने से। लेकिन मशीन का जो खर्चा है, एक मेंटेनेंस का 800 रुपये, सुपरविजन का 1200 रुपये खर्च होगा, तो 2000 का खर्च होगा, जिसमें से 4500 रुपये अब इनके जो है खर्च होंगे। इस वक्त 4500 रुपये की टोटल इनकी एनुअल कैश फ्लो है। अगर हम इसको पे बैक पीरियड के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहें तो 9000 इनका इन्वेस्टमेंट है, 4500 रुपये इनका कैश फ्लो है। तो 4500 को 9000 में डिवाइड करेंगे तो 2 साल का आएगा समय पूरा कंप्लीटली। ये 2 साल में 9000 रुपये की पूर्ति आसानी से हो जाएगी। यही हाल मशीन N में भी चेक करेंगे। इसमें जो स्क्रैप से सेविंग होगी वो होगी 800 की और वेजेज से सेविंग होगी 8000 की। तो दोनों सेविंग 8800 हो गई। और जो इनका खर्च होगा मेंटेनेंस का मशीन का 1000 और सुपरविजन का 1800 रुपये का खर्चा आएगा। तो 8800 में से ये 1800 और 1000 2800 घटा दिया तो 6000 आ गया। यानी इसका जो एनुअल कैश फ्लो होगा वो 6000 का होगा। तो पे बैक पीरियड कितना होगा? पे बैक पीरियड का फार्मूला होता है टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन
एनुअल कैश फ्लो, तो इसमें 3 साल का समय आ गया। इसका मतलब ये साफ है कि भाई मशीन M को 2 साल लग गए पैसा पूरा करने में, जबकि मशीन N को 3 साल लगे, तो मशीन N को ज़्यादा साल लग गए, इसलिए मशीन N तो बेकार है। मशीन M जिसका समय कम है, 2 साल है, वही हम प्रेफर करेंगे। जवाब यहाँ पर लिखा हुआ है 2 साल 3 साल, तो M शुड बी प्रेफर्ड, इसका सही जवाब है। इसकी शुरुआत हमने यहाँ से किया था स्टेप बाय स्टेप, और इसको हमने क्वेश्चन नंबर 6 है ये, और इसकी शुरुआत और ये हो गया इसका समापन। रिजल्ट हमने दिखा दिया यहाँ पर आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मशीन की कॉस्ट दिया हुआ है 60,000 रुपये, और उसका स्क्रैप है 4,000 रुपये का। इंक्रीज इन नेटवर्किंग कैपिटल, यानी कि नेटवर्किंग कैपिटल में इंक्रीमेंट होगा 6,000 का। एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम द मशीन, मशीन से जो कमाई होगी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो इतने रुपए की कमाई होगी। एडवाइज यूजिंग ARR मेथड, इन्होंने कहा कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड का प्रयोग करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। कंपनी की उम्मीद है कि वो 16% होगा। इसका मतलब अगर ये 16% पर कहीं से ब्याज पर पैसा ले लेते हैं इस 60,000 रुपये को, तो अगर इनकी कमाई 16% से ज़्यादा होगी तभी ये प्रोजेक्ट को परचेज करेंगे, यानी मशीन में पैसा लगाएंगे। अगर इनका ARR यानी एनुअल या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 16% से कम रहा तो ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे यह भी आपको देखना होगा। इसको सोल्व करने के लिए आपको समझना होगा कि इनकी कमाई आखिर कैसे कैसे हो रही है, और उसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो मैंने आपको प्रॉफिट दिखाया था 5 साल का, वह इस प्रकार से था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने उसको जोड़ के 5 से डिवाइड किया तो 7,000 रुपये का एनुअल कैश फ्लो आ गया, एवरेज कैश फ्लो जिसे बोलते हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप अपॉन टू प्लस वर्किंग कैपिटल। तो जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो 60,000 का है, 4,000 स्क्रैप है, 64,000, 2 से डिवाइड करेंगे 32,000, 6 जोड़ देंगे तो 38,000। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला है कैश फ्लो, जो एनुअल कैश फ्लो होता है, जो कि यहाँ पर हमने निकाला है 7,000। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट से। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट यहाँ निकाल लिया है हमने, डिवाइड करने पर 18.42 आता है। तो ये रहा इसका जवाब। 18.42% एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आया है, जो कि 16% से कहीं ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को, इस मशीन को परचेज कर लिया जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर इसका रिजल्ट बताया गया है कि ARR यानी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज हायर देन द रिक्वायर्ड रेट, द मशीन शुड बी परचेज्ड। मशीन को खरीदा जाना चाहिए क्योंकि इसकी जो कमाई हो रही है इस मशीन से वो 18.42% है, जबकि इनकी ज़रूरत 16% की है। तो इसका मतलब है कि 16% से ज़्यादा कमाई हो रही है तो मशीन को खरीद लिया जाना चाहिए। क्वेश्चन की हमने शुरुआत यहाँ से किया था और यहाँ से क्रमशः शुरू हुआ ये सवाल। तो स्टेप बाय स्टेप हमने इसको यहाँ पर लास्ट कर दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके सामने कंप्लीट हो गया है। बने रहिए, हम क्वेश्चन को ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहे हैं, इसीलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर आपको दिखाते हैं, जिससे कि आपको कम समय में हम ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि अगर मैं सॉल्व भी करूंगा, बताऊंगा भी, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एक एक सवाल में आधा घंटा लग जाएगा, तो इसमें बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हमने सोचा कि सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको कम समय में बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा।